नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। संसद के बजट सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं ला पाई है। खबरों की माने तो फिलहाल इस पर आखिरी फैसला जो है वो नहीं लिया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई फिलहाल नहीं होगी, लेकिन राजनीतिक टकराव लगातार जारी है। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने उनके भाषण के कथित आपत्तिजनक हिस्से को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया है। हालांकि कुछ अंश पहले ही रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं। बीजेपी का मानना है कि ये पर्याप्त नहीं है और इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का भी जिक्र हुआ है। किरण रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी हैं। हालांकि प्रियंका ने कहा है कि गालियां देने वाला बात जो है वो झूठी है। उन्होंने किसी को भी नहीं उकसाया और वो चुप थी और आखिर में केवल शांति में अपनी बात रखी थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी के खिलाफ एक अलग से ही मूल प्रस्ताव दायर किया है और ये सामान्य नोटिस से अलग प्रक्रिया होती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो इस पर सदन में चर्चा और मतदान हो सकता है। ऐसे में प्रस्ताव पारित होने पर राहुल गांधी को संसद की जो सदस्यता है वो भी जा सकती है। बता दें कि लगातार बजट सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी जो है वो लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमण और तमाम सत्ता के पक्ष हैं वो लगातार कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण करेंगे। फिर शाम को करीब 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद से पीएम एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों का ये नया ऑफिस होगा। वर्तमान में पीएमओ और मंत्रालयों के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटरियल बिल्डिंग में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है और इन दोनों इमारतों को 105 सालों से देशों की सत्ता का केंद्र माना जा रहा है और ये 1921 से सरकारी विभागों का कामकाज यहाँ पर चल रहा है। शुक्रवार को यहाँ सरकार के कामकाज का आखिरी दिन होगा। सेवा तीर्थ जाने से पहले पीएम मोदी यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट के विशेष बैठक भी करेंगे। तो वहीं भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया हुआ है। बता दें कि डिफेंस एविएशन काउंसिल ने राफेल फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता और अत्याधुनिकीकरण योजनाओं के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण बढ़ावा है। डीएजीसी भारत सरकार की सबसे ऊंची रक्षा खरीद समिति है और ये रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में चलती है और इसमें सेना के प्रमुख, रक्षा सचिव और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। राफेल की ये खरीद भारत की वायुसेना को विश्व स्तर को बढ़ा देगी और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन विदेशी तकनीक पर निर्भर भी होती है और आने वाले सालों में ये सौदा भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाई देगा। सरकार का फोकस है कि ऐसे सौदे से देश मजबूत बने और अर्थव्यवस्था को फायदा हो। तो वहीं कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, उनके भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ अहम बैठक की और इस बैठक को कर्नाटक की राजनीति में चल रहे विवाद के लिहाज से अहम माना जा रहा है। डीके शिवकुमार, उनके भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केशु वेणुगोपाल से मुलाकात की। दिल्ली दौरे के बीच डीके शिवकुमार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मिले। पार्टी आलाकमान के साथ हुई बैठक में क्या बातें हुई, आधिकारिक तौर पर इस एजेंडे को गुप्त रखा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी और सत्ता के बंटवारे को लेकर बड़ी रणनीति तय की गई है।
तो वहीं यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी जो है जैश ए मोहम्मद ने ली है। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले पर एक कार में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी और इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। एजेंसियों ने इसे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल बताया था। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकी भी मारे जा चुके हैं और ये रिपोर्ट जो है यूएनएससी की तरफ से दी गई है। कमेटी आईएसआईएस, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों पर लगातार नजर बनाए हुए है। हमले को लेकर महिला आतंकियों की भर्ती भी की गई थी। रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के लाल किले में हुए ब्लास्ट के बाद से कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे और अब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है। तो वहीं क्लास 12 की कॉपी चेकिंग और मार्किंग को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई ने क्लास 12 के लिए एक बार फिर से ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू करने का निर्णय लिया है, यानी कि अब सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के छात्रों की कॉपियां जो है वो डिजिटली चेक होगी और अन्य स्क्रीन मार्किंग पर भी शुरू करने का मकसद असिस्टेंट प्रोसेस भी होगा। और ऐसे में इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें सीबीएसई से जुड़े सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और हेड को बताया गया है कि 2026 से क्लास 12 के आंसर बुक को लगातार डिजिटल के माध्यम से चेक किया जाएगा, जबकि क्लास 10 की आंसर बुक को भी इसी तरीके से चेक किया जाएगा। OSM एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें स्कैन की गई आंसर शीट को टीचर कंप्यूटर पर चेक करते हैं और मार्क्स जो है सॉफ्टवेयर के अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि इस सिस्टम से कई तरह के फायदे होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अब ये बड़ा फैसला जो है वो जल्द ही लागू हो सकता है। तो वहीं राज्यपाल यादव से जुड़ी हुई अहम जानकारी बता दें आपको कि चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। हालांकि कोर्ट ने राज्यपाल यादव को राहत नहीं दी है और इसके बाद से 16 फरवरी तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। चेक बाउंस मामले में अभिनेता राज्यपाल यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद से अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार 16 फरवरी तक के लिए टाल दी है और अब इस केस पर आगे की सुनवाई 16 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष को जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि फाइल देखने के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसकी पहले भी जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया है कि पहले दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां से कोई भी राहत नहीं मिली। अदालत ने साफ किया है कि अब इस पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई सोमवार को की जाएगी। 16 फरवरी के लिए राज्यपाल यादव को लेकर ये सुनवाई जो है अब 16 फरवरी को होगी और ऐसे में राज्यपाल यादव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राज्यपाल यादव से कहा है कि भले ही अदालत को उनसे सहानुभूति हो, लेकिन कानून को अपना काम करना होगा। अदालत ने गौर किया है कि उन्हें पहले की अदालती आदेश के बावजूद भी आत्मसमर्पण नहीं किया और दूसरी बार निर्देश मिले हैं। इसके बाद से वकील ने भी बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद से हालांकि उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। अभिनेता राज्यपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। राज्यपाल यादव को सजा निलंबन पर जमानत पर रिहाई किए जाने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में मुरली प्रोजेक्ट कंपनी को नोटिस जारी किया है और अब 16 फरवरी को जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई होगी। शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए राज्यपाल यादव ने जमानत पर रिहाई की मांग की थी। फिलहाल 5 फरवरी से राज्यपाल यादव जो है वो तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है और लगभग 15 साल पहले अपनी फिल्म अता पता लापता में उधार लेकर लगाए गए करोड़ों रुपए में से 9 करोड़ रुपए ना लौटा पाने के मामले पर राज्यपाल यादव के वकीलों ने कोर्ट से समय मांगा। राज्यपाल यादव के वकीलों ने कहा है कि पैसे को लेकर अभी राज्यपाल यादव से निर्देश लेना होगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी मानवीय राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इमरान खान को उनके बेटों कासिम और सुलेमान के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने की सुविधा दी जाए।
इसके साथ ही अदालत ने अदियाल जेल प्रशासन को उनके स्वास्थ्य, विशेष रूप से उनकी आंखों की जांच के लिए एक विशेष मेडिकल टीम गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की 2 सदस्यीय पीठ ने इमरान खान की जेल की स्थिति और सुविधाओं से जुड़े याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने मंसूर उस्मान अवाम की तलब किया है कि स्पष्ट किया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार से संपर्क जो है वो बुनियादी अधिकार है और ऐसे में इमरान खान जो है वो अपने दोनों बेटों से फोन के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। तो वहीं यूपी के कानपुर के हाई प्रोफाइल लैम्बोर्गिनी कार हादसे में गिरफ्तार आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिल गई है और उसे आज ही गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से जमानत मिल गई। गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई और इससे पहले शिवम मिश्रा को गिरफ्तारी में करीब 4 दिन का समय भी लगा था, लेकिन जमानत उसे महज कुछ ही घंटों में मिल गई और इस दौरान शिवम मिश्रा करीब 7 घंटे तक पुलिस के कब्जे में रहा। बता दें आपको कि शिवम कानपुर के मशहूर तंबाकू कारोबारी का बेटा है और उस पर आरोप है कि रविवार को तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार से ऑटो और बुलेट सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने उसे गुरुवार को कानपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां वो बीमार नजर आ रहा था। शिवम के साथ दिल्ली के एक फैमिली डॉक्टर भी नजर आए और इसके साथ ही कुछ देर के बाद उसे जमानत मिलने की खबर भी अब सामने आ गई है। वकील ने बताया कि उसे 20,000 रुपए के मुचलके पर रिहा किया गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर फिल्म मेकर और नेटफ्लिक्स को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि समाज के किसी वर्ग को ऐसे नाम से बदनाम नहीं किया जा सकता। जस्टिस बीवी नागारत्ना और जस्टिस उज्ज्वल के बीच ये ब्राह्मण समाज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी और इस दौरान बेंच ने कहा है कि जब तक फिल्म का नाम नहीं बदला जाएगा तब तक इसे रिलीज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय केंद्रीय मंत्री को नीरज पांडे को नोटिस जारी किया है। साथ ही नीरज पांडे से पूछताछ और फिल्म का नाम बदलने के लिए भी कहा गया है और अदालत को आज ही इसका जवाब भी देना होगा। कोर्ट ने नीरज पांडे को यह भी आदेश दिया है कि वो हलफनामा दाखिल करे, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि फिल्म घूसखोर पंडित किसी भी समाज वर्ग का अपमान नहीं करती। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।